करने की अपील करते सुना जा रहा है। बात सही है, 2 घंटा 4 घंटा पूरा समाज के साथ हम लोग हैं। आप पूरा समाज अगर चाहेंगे उठ के चलना, हम लोग लेके जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। जिस गाड़ी में जाएंगे मेरी जिम्मेदारी है। लखीमपुर के केस ने 2014 के एक इंसिडेंट की याद दिला दी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था, जब 2 कजिन सिस्टर्स की बॉडी एक पेड़ से लटकी पाई गई थी। लखीमपुर में राजेश गुप्ता, विनीत कुमार और प्रतीक श्रीवास्तव के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। सितंबर 2020 में लखीमपुर खीरी में ही अनुसूचित जाति की 14 साल की एक लड़की की लाश पेड़ से लटकती मिली थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लड़की छत पर सो रही थी, वहां से गायब हो गई। बाद में पिता ने पास के कमरे से आवाज सुनी तो वहां गए, देखा कि उनकी बेटी का शव लटक रहा है। उसी साल 16 अगस्त की खबर है कि 2 बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। बलात्कार के बाद पीड़िता की आंखें निकाल ली गई, जीभ काट ली गई, मगर नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित नहीं हुआ। लड़कियों को उठाकर ले जाना, बलात्कार और हत्या की घटनाएं, कोई दिन ऐसा गुजरता नहीं जब ऐसी घटना कहीं नहीं होती। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर पर। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच एक प्रोजेक्ट को लेकर राजनीति हो रही है, बल्कि महाराष्ट्र के भीतर राजनीति हो रही है, क्योंकि अब यही बचा है। जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आना था वो गुजरात जा चुका है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर वेदांता फॉक्सकॉन के प्रोजेक्ट का एक तरह से गुजरात में स्वागत कर दिया है। अब केवल टाइम पास हो रहा है और कहा जा रहा है कि आइसक्रीम नहीं मिली, कोई बात नहीं, मार्केट में लड्डुओं की कमी नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री से बात की है। उन पर राज्य का विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिस प्रोजेक्ट से 2 लाख रोजगार आने वाला है उसे गुजरात कैसे जाने दिया गया। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि केंद्र की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि और भी बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। 27 जुलाई की योगेश नाइक की यह खबर कह रही है कि वेदांता फॉक्सकॉन का संयुक्त उपक्रम महाराष्ट्र में लगने वाला है। इसका फैसला हो गया है। 22 अरब डॉलर का निवेश होगा। इस खबर में लिखा है कि महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव बलदेव सिंह ने बताया है कि हम बुधवार को कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। इससे राज्य में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा। राज्य सरकार के औद्योगिक विकास निगम ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि वेदांता सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से बातचीत कर रही है। पुणे के तालेगांव में यह प्रोजेक्ट लगने वाला है। इससे 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से। एक्सप्रेस ने लिखा है कि 27 जुलाई को वेदांता इलेक्ट्रॉनिक्स और फॉक्सकॉन के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मंत्रालय में मिले थे। जिस दिन महाराष्ट्र में यह ऐलान होता है उसी दिन गुजरात में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को लेकर 16 पन्नों की नीति जारी होती है। इसमें लिखा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन अधिग्रहित की जाएगी उस पर 75% सब्सिडी दी जाएगी, राज्य सरकार देगी। यह सब्सिडी पहले 200 एकड़ जमीन पर मिलने वाली है। 5 साल तक 12 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से पानी दिया जाएगा। बिजली के बिल में भी भारी सब्सिडी दी जाएगी। बिजली की खपत पर 10 साल तक 2 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। आम आदमी को जब सस्ती बिजली दी जाती है तब रेवड़ी के नाम से बहस चलाई जाती है। कहा जाता है कि पावर सेक्टर बैठ जाएगा, लेकिन 10 साल तक एक इंडस्ट्री को 2 रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी बिजली देने का वादा कर दिया जाता है। क्या ये रेवड़ी नहीं है? गुजरात और सरकार की नीति के दस्तावेजों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री को लाने के लिए राज्य सरकारें कितना कुछ दे रही हैं। बस उसे कोई रेवड़ी नहीं कहेगा, रिफॉर्म कहेगा। इस खबर की डिटेल में जाइए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान छपा है कि उनकी सरकार को आए 1.5 महीने हुए हैं। जैसे ही हम सत्ता में आए, हमने फॉक्सकॉन और वेदांता के साथ बैठकें की, उन्हें 39,000 करोड़ की सब्सिडी देने का प्रस्ताव दिया। ऐसे प्रोजेक्ट 1 या 2 महीने में हाथ से नहीं निकलते। कंपनी ने अपना इरादा पहले ही कर लिया होगा। सोचा होगा कि महाराष्ट्र सरकार मदद नहीं करेगी। अब उन्होंने गुजरात के साथ करार कर लिया है। महाराष्ट्र 39,000 करोड़ की सब्सिडी देने की बात कर रहा है। गुजरात 200 एकड़ की जमीन के अधिग्रहण पर 75% की सब्सिडी दे रहा है। सेमीकंडक्टर से ही चिप बनती है, जिसका इस्तेमाल सुरक्षा उपकरणों से लेकर ऑटोमेटिक कार और अन्य कई चीजों में होता है। लेकिन क्या गरीब का जीवन अहम नहीं? अगर उसके लिए बिजली और अनाज पर 40,000 करोड़ की कोई सरकार सब्सिडी देती है तो कहा जाता है कि इससे अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। गरीबों की सब्सिडी को रेवड़ी कहेंगे तो फिर एक कंपनी को
40,000 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है, उसे आप क्या कहना चाहते हैं? अभिषेक की ये रिपोर्ट देखिए। शिवसेना के उद्धव गुट और एनसीपी को मौका मिल गया। पोस्टर और नारे लगाकर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र विरोधी बता रहे हैं। गुस्सा इसलिए फूट रहा है क्योंकि वेदांता फॉक्सकॉन की फैक्ट्री अब गुजरात शिफ्ट हो गई है। यह आंदोलन आज सरकार की तरफ से रोकने का काम किया गया है। युवकों का आवाज दबाने का काम महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, मगर इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। फॉक्सकॉन का जाना इसलिए भी बड़ी खबर है क्योंकि कुछ दिन पहले ही राज्य की सरकार ने ऐसा दावा किया था कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुणे के तलेगांव में 1100 एकड़ जमीन की तलाशी भी पूरी की जा चुकी थी। सर्वे के काम आगे बढ़ रहे थे। पुणे की राजनीति में सक्रिय पवार परिवार इस मामले को राज्य के रोजगार के नुकसान से जोड़ रहा है। जवळपास 3 लाख नौकरियां, करीब 3 लाख नौकरी और उससे जुड़े अन्य काम इस व्यापार में थे। करीब 2 लाख करोड़ रुपए इसमें निवेश होने वाले थे और महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े तौर पर जीएसटी महाराष्ट्र को मिलने वाला था। अगर ये परियोजना लागू होती तो करीब 30,000 करोड़ रुपए का जीएसटी सरकार को मिल सकता था। इस परियोजना की वजह से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने वाली थी, उसे कहीं न कहीं अब रुकावट आई है। आता कुठेतरी त्याला एक मोठा ब्रेक बसलेला आहे। महाराष्ट्र में पूरा विपक्ष मिलकर इसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की गुजरात के सामने हार के तौर पर दिखा रहा है। बहुत सारे अच्छे प्रकल्प जो महाराष्ट्र के लिए थे वो गुजरात जा रहे हैं। हमारे सरकार जो है वो गुजरात के लिए काम कर रहा है। ऐसा लोगों का अभी लोगों को लगता है कि ये गलती आपको लगती है कि सरकार की गलती है। ये नए सरकार जो आया है। विपक्ष के भारी दबाव के बीच देवेंद्र फडणवीस ने फॉक्सकॉन वेदांता के जाने पर दुख तो मनाया, लेकिन पिछली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। देवेंद्र फडणवीस ये सब उस वक्त कर रहे हैं जब खुद वेदांता के अनिल अग्रवाल रिकॉर्ड पर ये कह चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने सब्सिडी का बड़ा ऑफर दिया था। सवाल ये उठ रहा है कि वेदांता फॉक्सकॉन को गुजरात में ऐसा क्या मिल रहा है जो महाराष्ट्र सरकार नहीं दे पा रही थी। इसको लेकर अभी सफाई आना बाकी है, लेकिन वेदांता के अनिल अग्रवाल बार बार ये कह रहे हैं कि ये फैसला एक प्रोफेशनल फैसला है और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी हालत में ये मत समझिए कि मोदी जी ने इसको किया है। ये हमारी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने तय किया कि गुजरात ही एक ऐसा जगह है जिसने सिलिकॉन पॉलिसी सबसे पहले निकाली। महाराष्ट्र में सरकार कटघरे में है और इस सब के बीच खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जिनसे रोजगार बढ़ेगा वो महाराष्ट्र को मिलेंगे। पुरानी खबरों को पलटने से पता चलता है कि महाराष्ट्र ने इस कंपनी को अपने राज्य में लाने का काफी प्रयास किया था। 7 साल पहले जब महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब फॉक्सकॉन ने राज्य में निवेश का ऐलान किया था। यह 14 मई 2015 का ट्वीट है जिसे देवेंद्र फडणवीस ने ही किया है। इसमें वे लिखते हैं कि फॉक्सकॉन कंपनी के संस्थापक टेरिगो और उनकी टीम के साथ अच्छी मीटिंग की। फडणवीस चीन की यात्रा पर गए थे। अपने ट्वीट में लिखते हैं कि जानकर खुशी हुई कि फॉक्सकॉन कंपनी महाराष्ट्र में डेटा सेंटर, मोबाइल फोन, टैबलेट और टेलीविजन बनाने के लिए निवेश करना चाहती है। इन तस्वीरों को फडणवीस अगस्त 2015 में भी ट्वीट करते हैं। यह ट्वीट 8 अगस्त 2015 का है। इसमें कई तस्वीरें हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस चीन में हैं और फॉक्सकॉन फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं। लिखते हैं कि आज मंत्रियों के समूह और फॉक्सकॉन ने राज्य और देश के विकास में नए अध्याय की शुरुआत की है। इससे संबंधित कुछ दिनों के बाद एक खबर 27 अक्टूबर 2017 को छपती है कि देवेंद्र फडणवीस ही कह रहे हैं कि चीन और भारत को लेकर जो विवाद चल रहा है उससे फॉक्सकॉन डील में देरी हो गई है। अगस्त 2015 में जब डील हुई तब दावा किया गया कि कंपनी राज्य में $5 अरब का निवेश करेगी। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि यह प्रोजेक्ट आज तक शुरू नहीं हुआ। इस बार जैसे ही खबर आई कि फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ हाथ मिलाया, गुजरात ने प्लांट लगाने का फैसला किया, रोना धोना शुरू हो गया। महाराष्ट्र के नेता कहने लगे कि गुजरात से ज्यादा सब्सिडी दे रहे थे, उससे और अधिक दे सकते थे। जो खबरें छपी हैं उसी में कहा गया है कि गुजरात में 700 एकड़ जमीन का सर्वे हो रहा है। खबरें तो यह भी छपी हैं कि शिंदे सरकार के बनने के पहले ही वेदांता और गुजरात सरकार की बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी थी।
गुजरात के अखबारों में इस प्रोजेक्ट को लेकर अलग तरह की खबरें हैं। संदेश ने लिखा है कि गुजरात ने यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए हासिल किया है। 14 सितंबर के संदेश में प्रधानमंत्री मोदी का बयान छपा है कि गुजरात में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। गुजरात समाचार ने लिखा है कि वेदांता फॉक्सकॉन कंपनी राज्य में 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके लिए 1000 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। भास्कर ने लिखा है कि सेमीकंडक्टर की कमी से दुनिया भर में 40 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अब उसका उत्पादन गुजरात में होगा। शिंदे की सरकार बनने के पहले ही फैसला हो चुका था कि यह प्लांट गुजरात में लगेगा। जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला होता है तब रोजगार को लेकर बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं। हिंदी अखबारों में मोटी मोटी हेडलाइनें छप जाती हैं। सरकार उसके बाद कभी नहीं बताती कि इन दावों की तुलना में कितनों को रोजगार मिला। 9 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के रक्षा गलियारे को लेकर एक दावा किया गया कि 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे एक साल के भीतर 26 जुलाई 2021 को राज्यसभा में सरकार ने कहा इससे केवल 16,700 रोजगार पैदा होंगे। अखबार में छपा 2.5 लाख, सदन में सरकार ने कहा 16,500। गाय को लेकर गोदी मीडिया ने कितना उन्माद फैलाया, लेकिन आज जब गायें और भैंसें एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही हैं, पशुपालकों की पूंजी बर्बाद हो गई है, हजारों की संख्या में गायें मर रही हैं और लाखों गायें बीमार हैं, कोई पूछने वाला नहीं। गुजरात के कच्छ से शरद ने यह रिपोर्ट भेजी है। कहते हैं देश में लंपी बीमारी की पहली खबर कच्छ से ही आई थी। गुजरात और देश का सबसे बड़ा जिला कच्छ। कहते हैं यहाँ इंसान से ज्यादा संख्या पशुओं की है। सड़क पर चलते हुए आपको बड़ी तादाद में मवेशी दिख जाएंगे। देश में लंपी बीमारी का सबसे पहला मामला 23 अप्रैल को यहीं से सामने आया। अगस्त महीने में कच्छ के भुज डंपिंग यार्ड में गाय बैलों के शवों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिनसे समझ में आया कि लंपी नाम की बीमारी कितनी भयावह रूप ले रही है। कच्छ जिले के पतरी गांव की एक गौशाला में पूरे शरीर पर घाव के निशान लिए ये 16 बरस की गाय रानी हैं। करीब 1.5-2 महीने पहले रानी जब गर्भवती थी, उसी दौरान वो लंपी की चपेट में आई। रानी ने बछड़े को जन्म दिया, वो भी लंपी से ग्रस्त हुआ और दुनिया से चला गया। रानी को किसी तरह बचाया गया, लेकिन रानी के शरीर और थन पर आज भी घाव हैं। रानी ने अभी दोबारा से दूध देना शुरू नहीं किया है। वो पहला बच्चा थोड़ा की उसको लंपी था। अच्छा, जब हुआ तो वो उसको भी लंपी हो गया था? लंपी हो और गया। बच्चा होने से पहले इसको भी लंपी हो चुका लंपी था। अच्छा, माँ से बच्चे को लग गया? शुरुआत था। अच्छा, बाद में उसको बछड़े का जन्म दिया, उसको भी चेप लग गया था। अच्छा, टेप लग गया मतलब क्या हुआ? वो लंपी डिसीज हो गया था। हाँ, अच्छा। तो लंपी की वजह से वो भी मर गया? हाँ, वो मर गया क्योंकि उसको बछड़ा था या बछिया थी? बछड़ा था। अच्छा। इस गौशाला के मैनेजर चेतन भाई ने बताया कि गौशाला में गाय, बैल और बच्चे सब मिलाकर 263 मवेशी थे, जिनमें 100 लंपी के शिकार हुए, 30 की जान चली गई। पतरी गांव के राजगौर परिवार ने बताया कि उनके पास 55 गायें थी, 15 लंपी से मर गई। गौपालन ही पूरे परिवार की आजीविका का साधन है। एक तरफ गाय मरी तो दूसरी तरफ लंपी से गाय के दूध देने की क्षमता भी कम हुई। 80 लीटर पहले 80 लीटर हुआ करता था। अच्छा, मेरा 2 टाइम का। लंपिंग के बाद में 2 गाय लिया 28,000 का। अच्छा, तो मतलब क्या है, हम लोग तो सरकार देखती नहीं है अभी। हाँ। वो हम भाजपा बीजे वो कांग्रेस नहीं कर रहे। हाँ। सरकार को देखना जरूरी है। ये मालधारी है, ये मालधारी है, ये मेरे पास काम कर रहा है। हाँ। मेरे पास जास्ती कहाँ रहता है तो आता है। हाँ। अभी उसका 8 गाय मर गया,
रवाजी भाई का। हाँ। ये सुमार भाई का कम से कम 8-10 तो इसका भी गया। अच्छा, इनका। हाँ, ये भी मालधारी है। हाँ। तो हम लोग इसके ऊपर कमाते हैं। हाँ। और खाते हैं। नरसी भाई ने यह भी बताया कि सरकार की तरफ से गाय को टीका तो लगा है, लेकिन उसका लगना और ना लगना बराबर ही है। टीकाकरण का मतलब क्या है, हम लोग बोला। हाँ। तो क्या बोल दिया कि महाराज जी उसके पटेल डॉक्टर है, वो एकदम सही डॉक्टर है। हाँ। हरेश भाई पटेल। अच्छा। तो वो क्या बोला, महाराज जी आप इसका टिक्का कोई है नहीं, पहले गेटे बकरे का था। हाँ। तो उसको 3 ml देते थे, अभी इसको 6 ml देते हैं, मतलब लगता नहीं है। अच्छा, समझ गए ना। अच्छा, वही टीका फिर अभी लगा हुआ है इनके। हाँ। अच्छा, तो अच्छा, वही काम चलाऊ सा चल रहा है। हाँ, बोला हमारे पास कोई, वो सरकार की तरफ से है, वो सरकार की तरफ से है। अच्छा, मतलब उसके पास कोई आधार नहीं है तो वो क्या करेगा। कच्छ जिले में आपको शायद ही ऐसा कोई पशुपालक मिले जिसने अपनी गाय लंपी बीमारी में ना खोई हो। सड़क पर ही अपनी गाय ले जाते हमको बड़ी खाकर गांव के अनवर मिले। अनवर ने 4 गायें और 10 उनके बच्चे लंपी में खो दिए, जबकि एक गाय अंधी हो गई। बताते हैं कि टीका भी लगवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग दवाई किया था, लेकिन दवाई उसको कुछ काम आती नहीं है बराबर। टीका लगवाया था? हाँ, वो काम नहीं आता है। ये टीका कब लगवाया था आपने? वो 2 महीना पहले। 2 महीने पहले टीका लगवाया था। हाँ। यानी अब सितंबर चल रहा है, तो आपने जुलाई महीने में लगवाया हाँ, था? जुलाई में। तो वो काम तो आया नहीं, काम नहीं आया, उसकी वजह से मर गया। और इसका जो आंचल रहता है, हाँ। उसमें भी ऐसा फोड़का होता है, दूध भी बंद हो जाता है, दूध लाल आता है, ऐसा होता है। अच्छा, फोड़ा हुआ वो फूटा। हालत ये है कि अभी 30 गायें हैं, जिनमें से 13 गायें ही दूध दे रही हैं, 17 लंपी से अब तक नहीं उभरी। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले कुछ समय से लंपी का प्रकोप कम हुआ है, लेकिन कच्छ में आधिकारिक रूप से करीब 2000 गाय बैल लंपी का शिकार हुए बताए गए हैं, जबकि असल आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा माना जा रहा है। तो ये थी ग्राउंड रिपोर्ट देश के सबसे बड़े ज़िले कच्छ से, उस कच्छ से जहां पर इस बार सबसे पहले लंपी का मामला रिपोर्ट हुआ था। इस बीमारी की वजह से यहाँ पर बहुत सी गायों की जान गई, बहुत नुकसान हुआ पशुपालकों का, लेकिन फिलहाल अच्छी बात यही कही जा सकती है कि बीमारी अभी कंट्रोल में नजर आ रही है। कच्छ गुजरात से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बलिया की सड़कें बेहाल हैं। प्रदेश सरकार दावा करती है कि उसके राज्य में गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, लेकिन गड्ढे हैं कि वे कुछ और दावा करने लग गए हैं। बलिया में योगी सरकार के परिवहन मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही सड़कों पर गड्ढों की भरमार है। आए दिन वहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यह बांहटी बलिया मुख्य मार्ग है। शांति अस्पताल और गौरव अस्पताल के बीच स्थित बड़ा सा गड्ढा है जो दुर्घटना का केंद्र बना हुआ है जनपद में। इसकी लिखित शिकायत आप लोगों ने कहीं दिया है? तमाम तरीके से अधिकारी को संज्ञान नहीं है। तमाम एसडीएम और डीएम महोदय इधर से गुजर रहे हैं, यही से गुजर रहे हैं। ये देखिए, आपके सामने देखिए, ये देखिए रिक्शा के सामने पलटता हुआ। बलिया के लोकल चैनल के पत्रकार अभी इस सड़क की हकीकत समझा ही रहे थे, तभी उनके कैमरे में असल हालात कैद हो गई। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यह हादसा सिर्फ एक वानगी है। इस गड्ढे की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 15 दिन से गड्ढा हुआ है और हर रोज़ 10-15 ई रिक्शा रोज़ पलटते हैं। किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का चोट लगता है, बच्चे भी उसमें दब जाते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है, देखा नहीं जा रहा है। हम लोग स्थानीय लोग हैं, अपने दुकान वाले जाते हैं, वहाँ गड्ढा भरते हैं, फिर हो जाता है गड्ढा। एक दिन हुआ ऐसा कि एक लड़का दब गया, उसको हटाया गया, तुरंत हम लोग गड्ढा भरे। बीते 1 महीने से यही हाल है। गड्ढा भरा जाता है और फिर बन जाता है। इसे भी फिलहाल अभी भरा गया है, लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायत है कि सूबे के परिवहन राज्य मंत्री का क्षेत्र होने के बाद भी इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं। एक दिन में 10 क्या, एक दिन नहीं 4 घंटे में 10 पलट गई। हाँ, 2-2 मिनट पर पलटती जा रही थी ई रिक्शा। गड्ढा कितने दिनों से है? लगभग ये लगभग 15-20 दिन से गड्ढा है। पहले भी था तो भरा गया था, लेकिन फिर गड्ढा हो गया और उसी तरह आदमी जा रहे हैं, आ रहे हैं, उस तरह गड्ढा होता जा रहा है। आपके क्षेत्र के मंत्री भी हैं, परिवहन मंत्री हैं,
उनसे कभी आप लोगों ने शिकायत की है इसकी, या किसी जनप्रतिनिधि से आपने शिकायत की है? अरे मंत्री विधायक तो इसी रास्ते से आते जाते हैं, देखते नहीं हैं, लेकिन कोई इसका सुनवाई नहीं हो रहा है। ऐसे ही डेली का डेली, रोज का रोज घटना होता जा रहा है। बलिया में हॉस्पिटल रोड की सड़क का भी कुछ यही हाल है और कई और इलाकों की सड़कें भी खराब हैं। इस मुद्दे पर जिलाधिकारी ने तो बात करने से मना कर दिया, लेकिन पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर कहते हैं कि जल्द ही सारे गड्ढे दुरुस्त कर लिए जाएंगे। क्या स्थिति है गड्ढों की? पार्टी मार्ग पर जो गड्ढे बने हुए थे, जिसके कारण जो है छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी, उसको दुरुस्त करवा दे रहे हैं। उसके लिए संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर निर्देशित कर दिया गया है, वह संभवतः पूरा भी हो जाएगा। जिले में और भी गड्ढे उनको भरा जाएगा? हाँ, उसके लिए अभियान चल रहा है। बरसात के कारण जो नए गड्ढे डेवलप हो रहे हैं उसको चिन्हित किया जा रहा है और उसको भराने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन बीते 1 महीने से इस अनदेखी की वजह से कई लोग घायल हो चुके हैं। स्थानीय प्रशासन और इंजीनियरों की लापरवाही की वजह से बने ये गड्ढे न सिर्फ सरकार के गड्ढा मुक्त होने के दावों को खोखला करती है, बल्कि कई लोगों को महीनों तक दर्द देने वाली तकलीफ़ें दे जाती हैं। और ये तकलीफ़ें तब और ज़्यादा बड़ी होती हैं जब ये मामला सूबे के परिवहन राज्य मंत्री के क्षेत्र का हो। बलिया से करुणा सिंधु के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में जब चुनाव हो रहे थे तब यूक्रेन में फंसे मेडिकल छात्रों को लाने के लिए सरकार के कई मंत्री भेजे गए, प्रधानमंत्री के नारे लगवाए जा रहे थे, खूब प्रचार किया गया। अब उन बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि यूक्रेन से लौटे छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालयों में समायोजित नहीं किया जा सकता। नेशनल मेडिकल कमीशन कानून में इसकी अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह की छूट से भारत में मेडिकल शिक्षा के मानकों में बाधा आएगी। कई हजार छात्रों का अब क्या होगा? जो विकल्प सरकार ने बताया है उन्हें मंजूर है या नहीं, वही जानेंगे, वही अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से जवाब दे दिया है। आप ब्रेक ले लीजिए।